जे क्रॉस के का वैल्यू 0 होता है और आई क्रॉस जे का वैल्यू के, जे क्रॉस के का वैल्यू आई और के क्रॉस आई का वैल्यू जे। आई क्रॉस, ध्यान से सुनना है, के का वैल्यू माइनस जे, के क्रॉस जे का वैल्यू माइनस आई, जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के। कर दिए थे कल, बता दिए थे। अच्छा, अब इसी से आगे हम लोग पढ़ते हैं ये वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना है, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू, ठीक है, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, क्या क्या हुआ अरे इसका डेरिवेटिव होता है, आओ ना, क्या करोगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट को कोई देख लेता है, जाओ बेटो वहाँ डेरिवेटिव आता है, एक दिन एटीएम से पैसा निकाल रहा था, डेरिवेटिव आता है, बैठ वहाँ एक खड़ा। चलो ध्यान दो, तुम लोग को यहाँ हम इतना ताक झाड़ करते, तुम लोग बाहर के कोचिंग में रहता ना, तुम लोग खाली रोडे पे घूमता, वहाँ कोई पूछने वाला किसी को, कितना 1.5 लाख बच्चा है कोचिंग में रहता है, 1 लाख बच्चा, 50,000 बच्चा, बच्चा को पहचान भी नहीं करता शिक्षक की कौन में नहीं आता, वो ID कार्ड कहीं तुम्हारा घर है, तुम नहीं करते। ए क्रॉस बी इक्वल टू, है ना, निकालते हैं, इसमें हम लोग अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ए से करेंगे ए एक्स ए वाई, ये जो अरेंज है ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखो तो प्यारे बच्चों को ध्यान देना है, पहले हम लोग x1 आई कैप से इस पूर्ण टर्म को करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे देखो तो, x1 x2 आई क्रॉस आई, ठीक है ना, चलो फिर उसके बाद x1 y2 आई क्रॉस j, x1 z2 आई क्रॉस k, ठीक है, फिर चलो प्लस y1 x2 j क्रॉस i, y1 y2, ठीक है, और y1 z2 j क्रॉस k, उसको रोको, ध्यान दे सकता है j क्रॉस k, ठीक है, तो चलो ध्यान दो, प्लस अब हम लोग z1 से करेंगे, है ना, z1 x2 k क्रॉस i, z1 y2 k क्रॉस j, होगा, यहाँ इतना लिख लिए, अब देखो सिंपल है, हम तुम लोगों को बता रखे हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तुम लोग हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, तुम लोग कॉपी में पढ़ते हो ना तो पूरा टर्म लिखना, इन्हीं में नहीं तरह गोला घेर देना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ तो जीरो वाले टर्म को मैं नहीं लिख पाऊँ, अब देखो x1 y2 i क्रॉस j इक्वल टू x1 z2 i क्रॉस k,
आई क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे होगा ना, बताए नहीं तो याद रखो, तुम बताओ। चलो अगला प्लस y1x2 जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है ना। फिर चलो प्लस y1 y2 जे क्रॉस के आई, फिर चलो प्लस z1 x2 के क्रॉस आई, z1 y2 के क्रॉस जे, नहीं बोल पाते ना, कल जो बताया घर पे ना डिवीजन में खेलना, इसलिए नहीं बताते हो, सिंपल। अब आगे बढ़े, ध्यान देना है आपका ये आई और आपका ये आई कॉमन आ जाएगा, मैं बोल रहे हो ये प्लस माइनस माइनस होगा। तो आई कैप जब हम लोग कॉमन लेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, y1 z2 माइनस लिखेंगे रे, चलो फिर प्लस फिर देखो जे कैप z1 x2 है ना माइनस x1 z2, चूंकि प्लस माइनस माइनस है ना। और लास्ट में चलो बच्चा ध्यान देना है के कैप, क्या लिखेंगे हम लोग अब x1 y2 माइनस कहाँ गया के कैप से ना y1, समझ में आया आगे रिजल्ट। हाँ चलो अब देखो, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू था, हम लोग ए क्रॉस बी जो निकाले हैं। देखिए ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आपको आया है ना, वो ए के डायरेक्शन में है और ना बी के डायरेक्शन, इसका अपना इंडिविजुअल वैल्यू डायरेक्शन है। और जो रिजल्ट हमारा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ए क्रॉस बी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। अब देखो तो क्वेश्चन है हमारा एक वेक्टर इक्वल टू, बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना है कि आई माइनस जे प्लस के एंड 2i प्लस जे माइनस, देन आपको ए क्रॉस बी एकदम सिंपल, जब इस पूरे अरेंजमेंट को तुमको कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात नहीं हो जाएगा। तो चलो देखो तो ए क्रॉस बी दिख रहा है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे पहले आई माइनस जे प्लस के क्रॉस 2i प्लस जे माइनस, लिखेंगे ना। तो चलो तो ध्यान देना है क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो आई से हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, ठीक है आ गया। आई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, तो क्या होगा देखो तो 2 आई क्रॉस आई, फिर बोलो आई क्रॉस माइनस आई क्रॉस होगा ना, अब देखो माइनस 2 जे क्रॉस, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। 2 तो पहले भी लिख लेंगे ना, न्यूमेरिकल जो हमारा जो डिजिट है वो पहले लिख लेंगे, बाकी जे से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्रॉस आई लिखेंगे, फिर कल माइनस जे क्रॉस जे, माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस के होगा, इसमें कोई दिक्कत बच्चा। अब देखो आगे फिर से यहाँ पे के से करेंगे तो प्लस 2 के क्रॉस आई माइनस सॉरी प्लस ना के क्रॉस जे और माइनस के क्रॉस के, मिल गया ना। तो देखो तो इसमें तो तुम्हारा ये सारा टर्म ये और ये जो होगा हाँ है ना। अगला चलो i क्रॉस j इक्वल टू के
माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, नहीं बोल रहे हो, माइनस टू जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, अरे नहीं बोल रहा है, के क्रॉस जे क्रॉस के आई, फिर चलो टू के क्रॉस आई जे और के क्रॉस जे माइनस होगा। चलिए यहाँ से के कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप प्लस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस आई कैप हुआ ना जी। हाँ देखो अब ए क्रॉस बी का वैल्यू लिखते हैं तो माइनस आई या प्लस आई कैंसिल हो जाएगा ना, जीरो आई कैप लिखना अनिवार्य है। चलो जे और जे कितना प्लस 3j कैप और के कहाँ पे है, के और के कितना 3k कैप आ गया। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नोट करो अच्छे से। कल क्वेश्चन बनाओ, सब लोग स्टार्ट करो बनाना। तो चलो देखो यहाँ ध्यान दो के सब लोग स्टार्ट करें। आइए इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं और पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। इसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिटरमिनेंट का ये सिंबल होता है दो मोड की बड़ी बड़ी लाइनों के बीच में सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। अब देखो ध्यान, डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होता है इसका ऑर्डर बोले तो m/n पढ़ते हैं। m/n का मतलब है m रो है और n कॉलम। अभी हम यहाँ पे कंपलसरी किए हुए हैं कि इस बेंच पे एक बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो है ना। कितना रो है? 8 रो और 4 कॉलम। तो जैसे मान लो हम सीसीटीवी देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट बदमाशी किया तो हम मनीष जी को बोले कि आप जाइए कॉलम नंबर 2 के दूसरा कॉलम और चौथा रो में जो बैठा हुआ है, दूसरा कॉलम चौथा रो में कौन बैठा हुआ है? दूसरा कॉलम और चौथा रो में एक दूसरा कॉलम और चौथा रो में जो बैठा हुआ है उसको उठा के लेके समझ गए? तो मनीष जी ये नहीं हमसे पूछेंगे कि सर उस स्टूडेंट का नाम क्या है, तो सीधे आएंगे 1 2 3 4 चलो ये पूछते रहेगा क्यों हम नहीं जानते हैं। चलो तो इधर गलती से मान लो हमको बुलाना था दूसरा कॉलम चौथा रो वाला बच्चा को
हमको बोलने में मिस्टेक हो गया कि चौथा कॉलम दूसरा रो वाला उठा लाइए, आदित्य को उठा ले। समझ गए? ये कॉलम और रो। ये सुनो, तो सिनेमा हॉल में जब आप टिकट कटाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो टिकट में भी मेंशन रहता है। देखिए किसी की टिकट पे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे लिखा रहता है, या A1, B12। इसका मतलब वो सीटिंग अरेंजमेंट को रो और कॉलम में बांटे हुए हैं। इसी तरह से डिटरमिनेंट में जो आपका ऑर्डर होता है M रो और N कॉलम। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मैं एक डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3/3 का बात करता हूँ, तो 3/3 के डिटरमिनेंट का जब मैं बात करूँगा तो इसके पास 3 रो और 3 कॉलम होंगे। देखो तो 3 रो है और 3 कॉलम है, हाँ या ना? अब इसका रिप्रेजेंटेशन जरा ध्यान से समझना है कि कैसे। 3/3 तो 2/3, 3/4 सब का हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो कि डिटरमिनेंट हम 3/3 का सेटिंग अरेंजमेंट मेंशन कर रहे हैं। अब पहले लिखते हैं रो, बाद में लिखते हैं कॉलम। A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। समझ में आया? सुनो, तो 3/3 का डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग सोचे। अब जैसे हम A23, मान लो तुमको चेयर मिला A23, इसका मतलब कि दूसरा रो का तीसरे कॉलम में तुम, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में। किसी को मिला सिटिंग अरेंजमेंट 3-2, तो वो थर्ड रो के सेकेंड चेयर पे। समझे? इसी तरह से मान लीजिए आपको मन किया कि सर हमको 2/3 का डिटरमिनेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो 2/3 का अगर मान लो बोले तो 2 रो होगा। इसमें कितने रो होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23। समझ गए? ये आपका आ गया 2/3 का। इसी तरह से 3/2, तो 3 कॉलम, 3 रो होगा, 2 कॉलम होंगे। 1/1 का भी यानी सिर्फ 1/3 का भी सिंगल रो और 3 कॉलम। 3/1 का भी ये आपका 3 रो 1 कॉलम। समझ में आया? हाँ क्या क्या दो 2/2 हाँ, तो 10 × 11 कोई दिक्कत नहीं। 10 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 कॉलम है। अब यहाँ पे सामने में पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। हाँ उसमें लिखेंगे कंफ्यूज नहीं होगा? नहीं, A11 है ना? हाँ 10 11 छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे लिखोगे 1 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4। क्या दिक्कत है? ऑलरेडी तुम ऐसे करके लिखोगे तो समझ जाएंगे ना कि भाई अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम कंफ्यूज कैसे होगा? वॉइस कराने वाला कोई देते मिलेगा तो उसको क्या मतलब है? जब कोई डिटरमिनेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट को देंगे तो उसको पता है। कोई मान लो सिनेमा हॉल को हैंडल करने वाले लोग हैं, उनको पता है। कोई फिक्स अरेंजमेंट, मान लो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रैली होने वाला है, उसमें पूरे देश से मान लीजिए कि लीडर लोग आ रहे हैं, तो सारे लीडर को तो फ्रंट चेयर नहीं ना मिलेगा। आप देखते हैं कि पहले से ही उनका सीट पे जो है वो A4 साइज में फोटो कॉपी लेके उस पर स्टिकर लगा रहता है कि ये फला नेता की सीट रिजर्व है। लोग आया, अपना सीट देखा, जो लोग एब्सेंट है उनका सीट खाली है, जो लोग प्रेजेंट हो अपने अपने सीट पे जाके बैठे।
सीट नंबर जैसे A1 11 होगा मतलब फर्स्ट रो का 11वां कॉलम ना, अब 111 लिखेंगे इसको लिखेंगे ना। हाँ A1 11 ऐसे करके थोड़ा सा मेंशन करेंगे। तो फिल्म जब हॉल खींचोगे बनाओगे तो आपको बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, A1 11 मेंशन करने के लिए ना। हाँ ये सब कोई बड़ी बात नहीं, सीखना हम लोग को यहाँ पे, ये तुमको हम बता दें। रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों को कंफ्यूज ना हो, इसके लिए तो लोग 22 उपाय करता है। जेब्रा क्रॉसिंग लगा हुआ, रेड लाइट लगा हुआ, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ट्रैफिक पुलिस, फाइन, सीसीटीवी सब लगा हुआ है 2 नंबर पे, तो वो एक्सीडेंट हो रहा है। जागरूकता के लिए तो जितना अच्छा कर सकते हैं हम लोग उतना बढ़िया है ना, है नहीं? ये कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि पहला रो का अगर 11वां कॉलम है तो हम A1 11 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, तो मैंने तुमको 3x3 का यहाँ पे जब बोला शुरू करते हैं फिर चलो ध्यान दो। A11, A12, A13, A21 अरेंजमेंट के बारे में बता दिए। और देखो डिटरमिनेंट का अरेंजमेंट क्या है वो ध्यान देना है। फिर से अब ये साइन हम इसका बता रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला सीट जो है ये बोला है पॉजिटिव, और उसके बाद अल्टरनेट चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम नेगेटिव, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम पॉजिटिव, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम नेगेटिव, सेकंड रो का सेकंड कॉलम पॉजिटिव, सेकंड रो का थर्ड कॉलम नेगेटिव, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, थर्ड रो का सेकंड कॉलम नेगेटिव, और आपका थर्ड रो का थर्ड कॉलम पॉजिटिव। अब ध्यान दो, अब इसका सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। बताते हैं इसको, ये रहेगा। थ्री बाई थ्री का डिटरमिनेंट तीन रो यूज करें, 3 रो और 3 कॉलम। 2/2 भी, 1/3 भी, 3/1 भी, 1/4 भी, 4/1 भी, 4/5 भी, 100/100 जैसा आपको जरूरत पड़ेगा वैसा आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है इसी कंसेप्ट पे बनता भी है। स्टेडियम जो बनता है ये भी आप देखेंगे, स्टेडियम में देखेंगे तो नियर वाला अपने रूम में जो सबसे नज़दीक वाला जो सर्कल है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कम होता है, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ते चला जाता है। तो वो उसका रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस बढ़ने के कारण सरकमफेरेंस बढ़ गया, सरकमफेरेंस बन गया तो स्पेस बन गया, तो वहाँ सब पे भी ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ ध्यान दो। और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ से जस्ट बॉटम में लिखता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहला मेंबर लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब भी बाबू ने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिए तो इससे आपको परपेंडिकुलर में दोनों आपका रो और कॉलम कैंसिल,
यानी इसके सामने भी कैंसिल, इसके सामने भी कैंसिल। तो आपका क्या बचा अब, ये बचा। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया समझ में? हाँ, तो यही तो मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ ना, तो इसीलिए तुम ही को चेक करने के लिए देखे कि तुमको समझ में आता है कि नहीं। हाँ, आपका A11 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा सिर्फ ये 4 मेंबर। कौन कौन? A22, A23, A32, A33। ठीक है। अब चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो मेंबर है वो पॉजिटिव है, इसके पीछे में पॉजिटिव लगाने की जरूरत। अब आगे बढ़ते हैं, A12 पे जाते हैं, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम तो निगेटिव ओरिएंटेशन में रखा है ना, थोड़ा सा डाउन करके मैं लिख दूं, इसी के साथ माइनस में है, यहाँ स्पेस नहीं ना है ना, तो क्या लिखेंगे A12। अब देखो A12 जब लिए तो परपेंडिकुलर में आपका ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा? ठीक है। हाँ, गलत लिखे हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं अब A13 पे। A13 का पोजीशन क्या है? प्लस A13 पोजीशन को इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे मतलब है उसका साइन। अब A13 जब लिए तो आपका ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा? बच गया, कोई दिक्कत? अब इसका और सॉल्यूशन करते हैं। अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए रिजल्ट, अब देखो A11, A22, A33 माइनस A32, A23, ठीक है। फिर माइनस A12 क्या हो जाएगा आपका, फिर से इससे माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस, तो A21, A33 माइनस A31, A23, ठीक है। चलिए फिर प्लस आपका A13, क्या करेंगे, पहले हम इसको माइनस कर देंगे, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। A21, A32 माइनस A31, A22, यानी इसको प्रोडक्ट करके इसको मल्टीप्लाई, जिसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हो गया। डिटरमिनेंट का ये सॉल्यूशन है। सर ये क्यों पढ़ाए, पूछो। मान लेते हैं कि वेक्टर है इक्वल टू, हमने आपको पास्ट में डिस्कशन किया भी है, ध्यान दो सब लोग, थोड़ा एनर्जी नहीं है, ताउस बोलेंगे बस तुरंत विकेट गिर जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। तुम लोग सीख रहे हो ना? मत सोचना कि सर आज नॉर्मल का है, मजबूरी है, कल को तेज से बोलते हैं पेट दर्द शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, मंडे से ही ठीक नहीं चल रहा है ना। एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाओ, दिक्कत होगा तो फिर पूछना वहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। ये वेक्टर इक्वल टू हमने तुरंत अभी आपको पास्ट में नोट कराया है, क्या x1 i कैप, y1 j कैप, z1 एंड b वेक्टर इक्वल टू देखो ना, देखो यहाँ ध्यान दो। अब हमको निकालना है a क्रॉस b, हम इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के मेथड से। ये तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, जिसका यूज यहाँ करेंगे। तो पहले हम लोग a में किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे i j, और अब a का i का वैल्यू कितना है, j का, k का,
फिर चलो बी का लिख दिए ना रे कुछ बसा देखो ध्यान दो। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आई क्या आप लोगे a11 ये नहीं आया a11 आपका किस जगह पे इस एलिमेंट पे था ना, यहाँ पे तो आई ना है, आई ले लिए तो आई के सामने ये और ये कैंसिल, क्या बचा y1 y2 ठीक है, फिर माइनस जे कैप कैंसिल ना, क्या बचा और फिर प्लस के कैप प्लस के कैप लिए ना, ये कैंसिल फिर से तो क्या x1 x2 आया ना। चलो अब हम लोग करते हैं जो मेथड बताए हैं क्या, आई कैप देखो y1 z2 माइनस y2 z1 देखो यहाँ माइनस जे कैप x1 z2 माइनस x2 z1 अब प्लस के कैप बोलो जल्दी है ना। देखो तो एक स्टेप और आई कैप y1 z2 y2 z1 माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस x2 z1 माइनस x1 z2 प्लस के कैप x1 y2 x2 y1 आया है। जो भी किए थे पूरा हम थ्योरेटिकल में यही वैल्यू आया है, आया ना। अभी ए क्रॉस बी जो हम लोग पहले ए क्रॉस प्रोडक्ट यही आया है। अब अभी तक तुम लोग मल्टीप्लाई करने में आधा सदी लोग तो मल्टीप्लाई नहीं आता है, हमको तो सबको लेके चलना है ना कि सर एडिशन नहीं आता है क्या फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं, हाँ तब भी सीख सकते हैं। सर सब्सट्रैक्शन नहीं आता है तब भी सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है सर तब भी सीख सकते हैं, सर घर पे पढ़ने का मन नहीं करता तब भी फिजिक्स सीख सकते हैं, सर क्लास में नींद आता है तब भी फिजिक्स करते हैं, सर डेली क्लास आने का मन नहीं करता है तब नहीं सीख सकते। ठीक है, ये जितना बेंच डेस्क है ना ये सब हमसे नाराज चल रहा है। और तुम लोग उसी दिन बताए थे कि हमको ज्योतिष विद्या भी आता है, कल क्या होगा ये हमको मालूम है ना। भगवान से बस एक थोड़ा सा कहीं कमी है, नहीं तो बाकी हमको देखो अब विष्णु भगवान को देखो दोनों बराबर हैं, बस नीला होना है ना। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुम लोग हमें भगवान देखो, गुरु तो भगवान ही होते हैं। संदीपन मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण गए ना पढ़ने, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम जी गए पढ़ने ना, तो राम जी पढ़ा कि गुरु वशिष्ठ हाँ संदीपन मुनि पढ़ा कि कृष्ण जी पढ़े, संदीपन मुनि है ना। निस्वार्थ भाव से पेट में दर्द है जाके बैठ सकते हैं, तुमको मन भी लगेगा हल्ला करने में, लेकिन इस बात की चिंता है कि नहीं कुछ पढ़ा देंगे, थोड़ा पेन है उसको बर्दाश्त करके कर सकते हैं। चलो तो ये बेंच डेस्क सब नाराज चल रहा है कि मैं कई वर्षों से आपका फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, आप मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं भेजते? मैं स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा से पढ़ता हूँ, उसको सिखाएगा। मैं डेली क्लास आता हूँ, मैं सारे क्लास को एकदम सिंसियरली करता हूँ, तभी मुझे आप यहीं रखे हुए। यस, इतना इस पर डेडिकेशन है। उसको बोलते हैं कि नहीं तुम रुको यहीं, तुम जब तक यहाँ रहोगे तो तुमसे मेरे स्टूडेंट देख देख के सीखेगा कि तुम्हारे अंदर में इतना डेडिकेशन है, तो हो सकता है कि तुम्हारे डेडिकेशन से उसके अंदर में डेडिकेशन आ जाए। तुम इस पे बैठ के लिख के गंदा करते हो, ये तुम्हारे शर्ट पैंट को गंदा नहीं करता है। तुम जिसमें पढ़ रहे हो तो ये तुमको डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन तुम लोग इसको डिस्टर्ब करते हो। ये बहुत तरह का शिकायत तुम लोग के जाने के बाद करता है।
हम बोलते हैं कि नहीं, कल फिर जब आएगा तो लोग अच्छा से बैठेगा, अच्छा से पढ़ेगा और तुम्हारे तरफ उसमें भी हम कंसंट्रेशन लाएंगे। प्यारे बच्चों, जब आप नियमित क्लास आइएगा, इसी तरह की दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतों का इलाज है। जब नियमित क्लास नहीं आइएगा तो फिर बहुत कुछ भी आपको आता है तो भी कोई उपाय नहीं। उसके बाद आप लोग एक बार सच्चाई को जानते हैं कि स्कूल वाले आप लोग को बर्बाद कर दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। इसलिए समस्तीपुर के सारे सीबीएसई वाले स्कूल वाले हमसे खफा चलते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। क्या सारे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है? सारे बच्चों से पैसा लेना जरूरी है? सब बच्चा पढ़ नहीं सकता तो सब बच्चा का फीस का आप लेते हैं? जो पढ़ने वाला उसी पैसा लीजिए, बाकी को बोल दीजिए तुम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। आप नामांकन लिए तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? पढ़ाना, उसकी कमजोरियों को दूर करना। लाख बदमाश है आपके यहाँ आ गए, आप इनरोल कर लिए, अंतिम तक प्रयास कीजिए ना। आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि तुम घरे पे रहो, तुम्हारा फॉर्म भर देंगे, मार्क्स दे देंगे, प्रैक्टिकल का मार्क्स दे देंगे, उसी सब के लेके उधर चलते रहता है। थोड़ा सा तुम लोग अपने प्रति जागरूक हो जाओ। सब्जेक्ट उतना टफ नहीं है, तुम्हारा इरादा जब तक ना बने। कमजोर इरादा लेके चलोगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। मजबूत इरादा चट्टान की तरह बना के रखो ना। तेज धूप के डर से समंदर अगर सूख जाए तो हो गया। मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते हैं, है ना। हौसला हमेशा बनाए रखो, सफलता मिलनी करेगी। यहाँ तक समझ में आया? रुको ना। कभी कभी जो ये सब बात, वो किताब वाला ये जो बात है नहीं, तुम्हारे जीवन में इसका कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई फीस नहीं है। ये जो अभी बोल रहे हैं उसी का फीस है। और 3 साल से शुभम को मोटिवेट कर रहे हैं, फिर भी कहता है मेरा तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं, क्लास में डेली करता है। इसको आज से 99 पहचानते हैं। क्लास भी नहीं करेगा रेगुलर। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में अभी से तुमको दिक्कत होने लगा तो लगता है तुमको फिजिक्स की पल्ले पड़ेगा। और उसमें भी अगर मेरे क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर किसके क्लास में समझोगे? इतना स्ट्रिक्ट, इतना अटेंशन बना के, इतना डांट के हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, इतना कोई टीचर नहीं मेहनत करता। क्यों मेहनत करेगा यार? बच्चा को समझ में आया, खुद नहीं समझ में आया, वेरी गुड। देखो 2 बच्चा है, 26 लाख बच्चा पढ़ रहा है साइंस, 1 लाख फेल हो जाएगा तो क्या होगा? शिक्षक कभी बेरोजगार नहीं है। आप फीडबैक दीजिएगा, आपके यहाँ से उनको हटा देंगे, कोई ना कोई कोचिंग वाला रख देगा। उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत आपको है। आप नहीं पढ़िएगा, आप डे बाय डे कमजोर होते चले जाइए। आप पढ़िएगा तो आपकी मजबूती होती जाएगी, कमजोरी दूर होती जाएगी। चलो तो ये वैल्यू और देखो तो तुम लोग मल्टीप्लाई करने में तुम लोग को दिक्कत पड़ा। हम सोचे कि उतना बड़ा वाला मेथड में आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई पुट करने में तुम लोग घबरा जाओगे तो सर ये कौन काम करा रहे हैं। तो लो मैं शॉर्टकट तरीका तुम लोगों के लिए ला दिया। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। अब देखो अच्छा, आई का कितना है वैल्यू, जे का, के का, चलो आई का, जे का, यहाँ हो गया। अब देखो ए क्रॉस बी, पहले आई क्या लिखेंगे क्योंकि आई प्लस पे है ना। अब देखो तुम्हारा ये कैंसिल, इधर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा -3 4 -1 4। अब हर बार को डिटरमिनेंट का सिंबल वही देना है। अरे तो कब होता है यहाँ पे आई क्या लिए तो ये कैंसिल कैंसिल, क्या बचा -3 4 -1 4। अच्छा ना, बार बार ये डिटरमिनेंट का इतना सिंबल करेंगे तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं -3 × 4, फिर माइनस को लगाना है, -1 × 4 -j कैप। देखो ये कैंसिल, क्या बचा 2 3 4 4 8 माइनस प्लस k कैप, ये कैंसिल लगे, क्या बचा -2 माइनस, देखो माइनस आ गया
एक आई कैप माइनस 12 प्लस 4 माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस के कैप माइनस 2 प्लस 9। देखो तो माइनस 8i प्लस 4j प्लस 7k आया था आंसर। एक लाइन बन गया, नोट करो और बाकी इसी मेथड से बनाओ और हिम्मत हार गए। नोट करो फिर आ जाएंगे हम। नोट करो अच्छे से, हाँ, तो नोट कर लिए।